केमिकल काइनेटिक्स। इधर सुनो मेरी बात, आपने इधर पहले सुनिएगा मेरी बात, फिर आपको वैसे आता होगा, बेसिक नहीं आता तो फिर से ध्यान सुनना है। यहाँ पे ये सब फिजिकल का पार्ट थोड़ा टफ रहता है ना, जल्दी सॉल्व नहीं होता। इधर देखो, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन। काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, काइनेटिक एनर्जी किससे आती है, मोशन से आती है ना, स्पीड से आती कि नहीं आती। अगर कहीं पे चाल है, स्पीड है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी आती है, काइनेटिक। तो अभी क्या करना है, ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये चेक करेगा आपका जो रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है, जो रिएक्शंस हो रही हैं उनकी स्पीड को प्रेडिक्ट करेगा। क्या करेगा, किसकी बात करेगा, ये स्पीड, यानी कि जो रिएक्शन है उसकी चाल को, अगर हम बात करें उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रिएक्शन की स्पीड को, किसको, रिएक्शन की स्पीड को प्रेडिक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक मतलब स्पीड। ठीक है, कि किस स्पीड से चल रही है। अब इसी बात को, इसी स्पीड को अच्छी भाषा में हमेशा कहा जाता है रेट। क्या कहा जाता है, रेट। रेट का मतलब भी स्पीड ही होता है, ध्यान सुन लीजिएगा। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। क्लियर। अगर तुमसे पूछे रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, क्या पूछे, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब किस स्पीड से रिएक्शन की जो दर है, यानी कि किस दर से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं। तो तुम्हारी जिंदगी में अभी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक, चैप्टर सिर्फ बहुत छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो 2 दिन का चैप्टर है। ठीक, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, बेसिकली बात किसी करेंगे, स्पीड की। किसकी बात करेंगे, स्पीड की। आप सुनो ध्यान से, तो आपको मैंने सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, फिर से सुनो, क्योंकि पिछला हमेशा रिवीजन होना चाहिए तभी कनेक्ट हो पाएगा। जब आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा जी, याद आ रहा है, नेगेटिव, याद आया। डेल्टा जी नेगेटिव होता था कौन से रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस, जो रिएक्शन अपने आप हो, याद आया, जो रिएक्शन क्या हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, जो रिएक्शन अपने आप हो, ठीक है, उसी की तो हम स्पीड पता कर पाएंगे। दूसरा, आपको मैंने इक्विलिब्रियम जब बताया था तो उसमें बताया था कि डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। डेल्टा जी क्या होता है, जीरो। किस केस पे, कौन सा केस, इक्विलिब्रियम पे, नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं, इक्विलिब्रियम पे। ठीक, तीसरा केस, आपका जो डेल्टा जी है वो क्या था, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, ये बातें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब देखो, स्पेशली सबसे पहले जब हम किसी भी रिएक्शन की क्या निकालेंगे, रेट। क्या निकालेंगे, रेट। ध्यान सुन लीजिए, किसी भी रिएक्शन की स्पीड हम जब निकालेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस। मान लो कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो क्या तुम उसकी स्पीड निकाल लोगी, नहीं, हो ही नहीं रही है वो रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस का सीधा सा मतलब ये है कि वो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं कर रही, मतलब हो नहीं रही है। ठीक है, अब जब होगी तभी तो तुम किसी की स्पीड बता पाओगी, सही बात कि नहीं। तो आपको सबसे पहले 2 बातें ध्यान रखनी है कि आपकी वो रिएक्शन जिनका डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव। क्या हो, डेल्टा जी नेगेटिव। बेसिकली हम उन्हीं की बात करते हैं, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अगली बात, केमिकल काइनेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे हम, स्पीड की। किसकी बात करेंगे। अब एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान सुनना। मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हो रही है, क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, मैं जब भी बताई हूँ ऐसे ही बताई हूँ, तुम लोग का ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब क्या है, इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, होगी कि नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन चल रही है तो इसकी कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी, सही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात कर लूं स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब होता है t बराबर 0। अगर t बराबर 0 रखा है, इसका मतलब यह है कि अभी कुछ समय देखा नहीं गया, जस्ट रिएक्शन को प्रिपेयर किया गया है। क्या किया गया है, रिएक्शन को कराने के लिए अभी क्या किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है उस समय रिएक्टेंट तो ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कुछ ना कुछ होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। या छोड़ दो, इसको x मान लो, क्या है ये, x1 है, कितना है, x1। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, 0। मेरी बात ध्यान सुनो, आपने क्या किया, अभी रिएक्टेंट खाली रखा है, आ जाओ, अभी आपने खाली रिएक्टेंट, वो सोचा था गाना ही चल रहा है अभी तक, इधर अभी रिएक्टेंट रखा हुआ है। ठीक, अगर रिएक्टेंट रखा है और ये रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय प्रोडक्ट कितना होगा हमारा, 0 ही तो होगा। कुछ समय बाद हमने देखा, मान लो वो टी टाइम पे, किस टाइम पे देखा, टी टाइम पे हमने देखा, टी टाइम पे क्या देखा कि ये जो रिएक्टेंट है वो x2 हो गया,
रिएक्टेंट क्या हो गया X2, और यहां भी कुछ बन गया, मान लो A बन गया। क्या बन गया? A बन गया। सही। तीसरा केस फिर हमने अगले टाइम पे देखा, T बराबर T2 पे, इसको T1 मान लो, इसको क्या मान लो? T1। अगला टाइम हमने क्या देखा? T बराबर T2 पे जब देखा तो ये हो गया X3, और ये क्या हो गया? इसको A1 मानो, इसको A2 मानो। सही। तो आपको एक बात दिख रही है, आपको मैंने पहले ही सिखा रखा है, इधर वाली चीजें कम होती जाएंगी। जैसे जैसे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, आपका रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सही बात की नहीं? लेकिन अगर मैं बात करूं इधर की, तो इधर आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सोचो। और अभी जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो आपको शायद याद हो, अगर रिएक्शन यही रिवर्सिबल होती, क्या होती? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रही है ना। आपको याद होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्शन किधर होनी चाहिए? दो डायरेक्शन में, दोनों तरफ, आगे और पीछे भी होनी चाहिए ना। तो अभी मान लो ये ऐसी रिएक्शन होती जो रिवर्सिबल होती, क्या होती? रिवर्सिबल। तो एक टाइम पे इक्विलिब्रियम मिलती, एक टाइम पे क्या मिलता? इक्विलिब्रियम मिलता। अब सोचो एक फाइनल टाइम ऐसा आया कि T3 पे हमने देखा ये 0 हो गया, और ये हमारा पूरा पूरा X1 हो गया, क्योंकि पूरा पूरा खत्म हो गया ना ये। सोचो एक टाइम ऐसा आया कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो रिएक्टेंट कितना बचा होगा? 0 ही तो बचा होगा। रिएक्टेंट कितना बचा? 0। और जो पूरा का पूरा जो भी आपके पास रिएक्टेंट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो अल्टीमेटली एक बात क्लियर है, आपको कभी भी ध्यान देना है। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स जरूरी नहीं है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है, या रिवर्सिबल हो, आप किसी पे भी चेक कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो रिएक्शन कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। कैसी होनी चाहिए? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, बैकवर्ड को भी देखा जाता है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, इतने में कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो बताओ। तो अब हमें पता करना, थोड़ा सा हम नंबर से लेके काम करते हैं। नंबर का मतलब होता है तुम लोग को ज्यादा समझ में आता है। मान लो ये शुरुआत में 100 ग्राम था, कलर चेंज कर रहे हैं, ये कितना था? 100 ग्राम था। सही। तो प्रोडक्ट शुरुआत में कितना रहा होगा? 0। सही। मान लेते हैं ये बचा 90, तो ये हो गया 10। सही। नेक्स्ट टाइम मान लिया कि ये हो गया 70, तो ये हो गया 30। सही। अगली बार हमने देखा ये हो गया 0, तो ये हो गया 100। हुआ कि नहीं हुआ? यही तो हुआ होगा। अब मुझे अगर यहाँ पे निकालनी है स्पीड, क्या निकालनी है? स्पीड। तो हम स्पीड निकालने के लिए 100% इनका और इनका क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। भाई जितना तेज रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, यानी उतना ही तेज तो प्रोडक्ट बन भी रहा है ना। सोचो अगर हमें किसी की स्पीड चेक करनी है, हम एक पेज राइटिंग दे दें सबको, ठीक है, जो जितना जल्दी लिख लेगा वो डिफरेंस ही तो हम देख करके बता पाएंगे। तो आप सोचो जितना ज्यादा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, क्या बोला हमने? जितना ज्यादा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, या फिर जितना ज्यादा क्या हो रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। बात तो दोनों सेम ही है ना, सोच के देखो। जितना ये खत्म होगा उतना ही ये बनेगा। यहाँ सोचो ये 100 था 0, यहाँ 90, तो ये कितना बना? 10 बना कि नहीं बना? तो जितना ये क्या होगा, फिर से सुन लेना, जितना ज्यादा रिएक्टेंट आपका खत्म होगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जितना तेज प्रोडक्ट बन रहा है उसी का डिफरेंस अगर हम मेजर कर लें टाइम के अकॉर्डिंग, तो वही क्या कहलाएगी? स्पीड ऑफ रिएक्शन, और वही कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बस और कुछ नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो दो चीज है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है? तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन लगाते हैं। आपने पढ़ा भी है फिजिक्स में कि अगर कोई चीज अपोजिट हो रही है तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं? माइनस साइन। यही तो करते थे, याद है ना ये बात? तो सुनो, ये घट रहा है, घटने के कारण इस पे क्या लगाएंगे? नेगेटिव का साइन, और ये बढ़ रहा है इसलिए क्या लगाएंगे? पॉजिटिव का साइन। ठीक है, तो कभी भी हमें निकालना है स्पीड, या क्या निकालनी है? रेट। अच्छा, रेट का एक मतलब और होता है। रेट का मतलब होता है हम कभी भी कोई भी चीज चेक करें तो रेट में हमेशा टाइम से डिवाइड करते हैं। टाइम से क्या करते हैं? ये आपके फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा कि रेट कभी भी निकालना, रेट वर्ड ही आ जाए, इसका मतलब हमें हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है? टाइम के। तो हम हमेशा टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड। चलो एक बार थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें रिएक्टेंट की और हमें निकालना है रेट, क्या निकालना है? रेट निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके बीच में देखते हैं, T0 से T1 के बीच में। किसके बारे में देखें? T0 से T1। तो आपने पढ़ा है अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम पहले देखेंगे फाइनल, ये तो कहते थे फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्टेंस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा?
तो हमने क्या किया, फाइनल रिएक्टेंट माइनस इनिशियल रिएक्टेंट कितना था शुरुआत में, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही तो करती हो फिजिक्स में, बोलो। ये फिजिक्स की बात, इतनी बात क्लियर है सबको ना? आ जाओ यहाँ पे देखते हैं पहले केस में। पहले केस में देखो ये कितना था, 100 था, सॉरी हमें फाइनल देखना है, हम यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, ये कितना है 90 है ना, तो 90 सही, और इनिशियल कितना था 100 सही। टाइम की बात कर लें तो टाइम कितना था t1 माइनस 0 सही। आंसर क्या आ गया, कितना आया, सॉरी ये 100 होगा, माइनस का 10 गलत कर रही हूँ, हाँ माइनस 10 अपॉन t1 कितना आ गया, माइनस 10 अपॉन t1। अब ये बात ये बता रही है कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब घट रहा है। याद करो एक्सेलरेशन दो टाइप का था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है जब आगे ले जाता है, और नेगेटिव जब आप ब्रेक लगाते हो। याद आया, इसका नाम क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम। ये क्वेश्चन थोप दो, तुम लोग सन्नाटे में आ जाते हो। इधर इतनी बात समझ में आई? यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आंसर किसमें आया, नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब है कि वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। भैया तुम्हारे पहले 100 नंबर आए, बाद में 80 नंबर आए, तो तुम्हारा डिक्रीमेंट ही तो हो रहा है, घट ही तो रहा है। तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि क्या हो रही है, स्पीड घट रही है। कुछ बात समझ में आई? तो जब आप डेफिनेशन लिखते हो रेट ऑफ रिएक्शन की, तो हम कहते हैं द डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। क्या बोला हमने, थोड़ा अंग्रेजी जल्दी बोल गई, सुनो फिर से। डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज मतलब कमी, डिक्रीज मतलब कमी, डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड टाइम में कितना रिएक्टेंट घटा है, वही क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाएगा? अगला सेम चीज, यहां पे देखो मैंने वही सेम बात कही, तुम डिफरेंस निकाल के देख लो, बस यहाँ पॉजिटिव का आएगा 10 आएगा। अभी मैं प्रोडक्ट का भी निकाल के दिखा देती हूँ आपको। देखो 10 माइनस 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो 10 ही तो आ रहा है, बस ये पॉजिटिव का आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब यही हो गया कि ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला हमने, इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम ही क्या कहलाता है हमारा, क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन। सही। अब बात कर लेते हैं एवरेज रेट की। 3-4 शब्द हैं, ध्यान सुनना। एवरेज रेट की बात क्या होती है, जब हम ओवरऑल की स्टडी कर लेते हैं। क्या करते हैं, जैसे आपने पढ़ा बचपन में मैथ में, आप कहते थे एवरेज नंबर बताओ। आप अपने स्कूल को जोड़ो, और आपके 3-4 सब्जेक्ट होते थे, 5 सब्जेक्ट बेसिकली होते थे ना, एक में इतना नंबर मिला, एक में इतना नंबर मिला, लेकिन जब आप ओवरऑल परसेंटेज निकालते हो तो उसको क्या बोलते हो, एवरेज ही तो बोलते हो। यही तो करते थे कि नहीं? तो ऐसे क्या करना है, जब सारे स्टेप को हम इन्वॉल्व कर दे और किसी बेसिक सीधे एक रिएक्शन की रेट को हम क्या करें, डिसाइड करें, तो क्या कहलाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और कुछ है नहीं, और कुछ है नहीं, निकालना हमेशा ऐसे ही है, निकालना हमेशा ऐसे ही। आते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी पे चलते हैं। इधर देखो एनसीईआरटी पे आपके लिखा हुआ है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट T बराबर 0, ये है R, ठीक है, ये है 0। सही। T बराबर 0 पे अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो रिएक्टेंट R है और प्रोडक्ट क्या है, 0। कुछ समय बाद देखा T बराबर T1 पे, हमने देखा रिएक्टेंट हो गया R1 और प्रोडक्ट क्या हो गया, P1 हो गया ना। सिमिलरली T बराबर T2 पे, T बराबर T2 पे ये R2 हो गया और ये क्या हो गया, P2। सही। अभी मैंने आपको बताया, अब आपको मैंने दिखा दिया कि ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर हमको इसका रेट निकालना है, क्या करना है, रेट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम लिखेंगे कि नहीं। बहुत तेज नहीं हुआ, इधर सुनो। ये डेल्टा का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहां भी तुम डेल्टा ही लगा लो, ज्यादा बेटर, टाइम भी तो चेंज हो रहा है। सही। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन द टाइम। यही तो हो रहा है। अभी मैंने आपको सिखाया, आप चाहे इसको चेक करिए चाहे इसको चेक करिए, सेम आएगी, वैल्यू सेम आएगी, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि वैल्यू अलग आएगी। हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ये माइनस और ये प्लस। सही। बोलो, अगर हम इसको फिर से थोड़ा अच्छे से लिखे तो रेट बराबर हम ये लिख सकते हैं, देखो चेंज निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 और नीचे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 लिखेंगे कि नहीं।
सिमिलरली यहाँ पे आ जाए तो क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस P1, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। तो ये है आपके रेट की डिफिनेशन। क्या है? रेट की डिफिनेशन, जो आपको आसानी से दे देगा और आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक, इतना नोट करिए, पहले जल्दी करिए नोट, क्योंकि क्वेश्चन अभी आएंगे तब। इतना डन? जल्दी करिए। क्या कह रहे हो? जहाँ हाँ नहीं नहीं बन नहीं रहा है, अभी तो तुमने रखा है t बराबर 0, अभी तुमने खाली रिएक्शन रखी है, तो रिएक्टेंट ही तो रहेगा, प्रोडक्ट कहाँ बनेगा। जैसे हम अभी क्लासरूम में हमें पढ़ाना है, हम सुनो मेरी बात, हम क्लासरूम में केवल आए हैं। क्या कह रहे हो? रिएक्शन स्टार्ट होगा, उसके लिए भी एक टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस, वो जो 0 लिमिट के लिए निकाला था उसको इंस्टेंटेनियस। हाँ ठीक है, शुरू तो रहेगा ही, ये शुरू हुआ है, बस हम एक केस मान के चल रहे हैं बस, ठीक है। जस्ट मुझे क्या लग रहा है, ये जो क्षणिक रिएक्शन होती है ना, जिसमें 0.0000 सेकेंड्स के लिए रेट निकाली जाती है, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। अभी वो भी आ रहा है, पहले ये करो। इतना क्लियर? हाँ, आ जाओ इधर, थोड़ा सा ये हटा दें। चलो आगे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे पहले ग्राफ। क्या देखेंगे? तो मैंने दो चीज बता दी आपको। अगर रिएक्टेंट का केस है, किसका केस है? रिएक्टेंट का, तो साइन आएगा नेगेटिव, और अगर किसका केस है? प्रोडक्ट का, तो क्या आएगा? पॉजिटिव। सही, ये बात हमने बता दी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या करेंगे? ग्राफ। तो देखो ध्यान से, दो चीजें हैं ग्राफ में। आपको पता है एक्स एक्सिस पे हमेशा लिया जाता है टाइम। क्या लेते हैं हम? टाइम। इधर अभी हम स्टडी करने चल रहे हैं कंसंट्रेशन। क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन, वो भी किसका? रिएक्टेंट का। किसका? रिएक्टेंट का। ध्यान से सुनिएगा, हम बनाने चल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो इस ग्राफ में स्लोप पूछा जाता है आपसे। ग्राफ में क्या पूछा जाएगा? स्लोप। अभी हम बताते हैं इंटरसेप्ट, स्लोप, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ सब, मैं तो बहुते पढ़े हैं तो चलो, लेकिन अगर फिजिक्स सही से करते हो तुमको सब कुछ निकालना आना चाहिए। स्लोप आना चाहिए, इंटरसेप्ट। स्लोप मतलब ढलान, ढाल जिसको बोलते हो तुम लोग। शायद नहीं समझ पा रहे हो, हम ही बोल रहे हो इंग्लिश। चलो इधर सुनो, आपको पता है अगर हम बात करें एक कंडीशन की, तो मैंने बताया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट स्टार्टिंग में मैक्सिमम रहेगा और प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। तो ये ग्राफ जो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट। किसके बेसिस पे? रिएक्टेंट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? तो कभी भी ये ग्राफ 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा। पूछो क्यों? रिएक्टेंट 0 हो ही नहीं सकता। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 ले लिया तो क्या कोई रिएक्शन करा पाओगे? नहीं। तो कभी भी ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। मान लो यहां से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा R1 है। क्या है? R1। कौन सी कंसंट्रेशन है? R1। कुछ समय बाद देखो, कुछ समय बाद अब मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद ये अब क्या हुआ, मान लो कंसंट्रेशन हो गई R2। क्या हो गई? R2। सही। ऐसे ही यहाँ पे मान लेते हैं हमारा टाइम, देख लेते हैं, टाइम अभी लिख देंगे। इतनी बात सुनना पहले, शुरुआत में रिएक्टेंट कितना था?
R1 कम हो रहा है तो नीचे जा रहे हैं, आपको बताया था रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, ये लाइन उठाएंगे और इससे एक मैच कराती हुई लाइन बना देंगे। देखो बनाया, ये जो स्लोप है ये दिखा रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट क्या है, घट रहा है। देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो देखो ये था हमारा, मान लेते हैं T1 टाइम, क्या था T1 टाइम, या यहीं पे मान लो, यहाँ मान लो कहीं T1 टाइम, सही। इस जगह पे देखो, इस जगह पे टाइम क्या हो गया, T2 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो T2 हुआ। आपको एक चीज देखना है, T1 और T2 में एक बात दिख रही है आपको, T1 पे आपका जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा है और T2 पे रिएक्टेंट क्या है, क्या है, कम है कि नहीं है। तो आपको ये ग्राफ ये दिखा रहा है, मतलब जो आपका ढाल है वो क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। स्लोप कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, उल्टा आ रहा है ना स्लोप। तो याद रखना इसका जो स्लोप होता है वही स्लोप ही होता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। किसी भी कौन से ग्राफ की अगर हम बात करें, किसी भी रिएक्शन की स्पीड के लिए जो हम ग्राफ बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, किसके रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट नहीं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि रिएक्टेंट समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, घट रहा है। रिएक्टेंट समय के अकॉर्डिंग घट रहा है तो ग्राफ भी किधर जाएगा, नीचे की तरफ ही तो जाएगा। घटने का मतलब ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। और इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप किसके बराबर होता है, रेट ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये घट रहा है, क्या बोला हमने, ये घट रहा है, इसलिए इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। सेम वही बात अभी आपने पढ़ा था ना, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में चीजें घट रही थी कि नहीं, तो साइन कैसा था, नेगेटिव था ना। तो इसका स्लोप हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। और स्लोप, अच्छा अब सुनो मेरी बात, स्लोप पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। स्लोप निकालने के 3 फॉर्मूले होते हैं। स्लोप निकालने कितने फॉर्मूले होते हैं, कभी पढ़े हो, क्या क्या बताओ, अनामिका बताओ। इधर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, मेरी यही दिक्कत है क्योंकि मैं पूछने लगती हूँ तुरंत। बताओ स्लोप कौन बता रहा है, जल्दी बताओ। ये हमने तो कह दिया कि स्लोप जो है वो रेट ऑफ रिएक्टेंट के बराबर है, तुम लोगों ने सुन लिया बहुत अच्छे से, लेकिन ये कैसे, हमको ये बता दो स्लोप निकाला कैसे जाता है, हाउ टू फाइंड स्लोप। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम फिजिक्स कैसे पढ़ते हो, पर रट लेते हो तुम लोग। और अगर वही कॉन्सेप्ट सीख जाओ तो हर एक तुम अपने दिमाग से भी निकाल सकते हो। यही तो तुम लोग को सीखना नहीं है बस। हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। एक तो ये हो गया, और दूसरा एम ही, एम यहाँ पे स्लोप है, एम क्या है, और ये जो स्लोप होता है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। अगला स्लोप होता है तुम्हारा एम बराबर, और क्या होता है बताओ, कोई बताएगा, tan थीटा। क्या होता है, ये बैठ जाओ, यही 3 फॉर्मूले से तुम किसी भी ग्राफ का स्लोप निकाल सकते हो। इधर चलो बताओ जरा, तुमने तो पढ़ लिया है, तुमने बता दिया, तो तुमसे कुछ पूछने का मन कर रहा है मेरा फिर से। इधर ये क्या है, वाई, हाँ वाई जो है वो क्वांटिटी है जो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। वाई क्या है, सिंपल, जो चीज वाई एक्सिस पे वही वाई है, ठीक। और एक्स क्या है, जो चीज एक्स एक्सिस पे है, सही। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे क्या है, आर है, सही। और इज इक्वल टू एम, एक्स पे क्या है, पी है। और अगर हम बात करें सी की, तो सी होती है इंटरसेप्ट, और ये होती है कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, जो शुरुआत में उठाई जाती है। जो वैल्यू हम शुरुआत में उठाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं। और आपको पता है आपका शुरुआत में रिएक्टेंट कितना था, R1, कितना था, R1। तो ये क्या हो जाएगा, R1। यानी यहां से एक बात तुम्हें क्लियर दिख गई कि इंटरसेप्ट क्या है, R1। अब तुम किसी भी ग्राफ को उठाओ, अभी तुम्हें 2-3 ग्राफ हम देते तुम लोग खुद बताओगे, ठीक है। इधर पहला आपको पता है इंटरसेप्ट क्या होगा, R1, ठीक है। आप R क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और T क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को दिखा रहा है। बचा हुआ M, M जो है वो आपको क्या है, स्लोप। M क्या है, स्लोप है। M क्या है भैया, स्लोप है, ठीक। बोलो इतने में कोई डाउट है। चलो अगर मान लो यहां से भी चेक करें, मान लो हम यहां से निकाल दें, मान लो हमें यहां से निकालना है स्लोप, क्या निकालना है, तो हम साफ साफ जानते हैं इस R को इधर ले आइए, R माइनस R1 होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू एम टी।
सही। तो बताओ m बराबर r माइनस r1/t, बात तो वही आई। देखो क्या आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। भैया आपने क्या किया है, इसी कंसंट्रेशन को तो चेंज किया है। ये कंसंट्रेशन जो बदल रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या दिखा रही है, स्लोप। क्या दिखा रही है, और आपको साफ साफ पता है कि r पहले कुछ और रहा होगा, r1, ये r बदल रहा है, r क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कभी भी याद रखना, बड़ी वाली वैल्यू अगर माइनस करोगे तो स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव। भैया r1 शुरुआत में था ना, r1 सबसे बड़ा है, r1 क्या है। अब उसके बाद तुम कहीं भी चेक करोगे नीचे आकर के तो और r की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसीलिए इसका स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। कैसा होता है, और तुम इससे भी निकाल सकते थे इसको। देखो क्या लिखा है, चेंज इन वाई एक्सिस, यहीं से निकाल सकते थे। देखो डायरेक्ट चेंज इन वाई एक्सिस पे कौन लिखा है, सही, और चेंज इन कौन लिखा है, यही तो तुम्हें पढ़ाया अभी मैंने इतनी देर में, रेट में तुम्हें यही तो पढ़ाया। बस ये घट रहा है, अगर तुम्हें गिरता हुआ दिखे तो नेगेटिव, अगर बढ़ता हुआ दिखे तो पॉजिटिव। तो ये आपका स्लोप है। तीसरा tan थीटा वाला फ्रिक्शन वगैरह में यूज होता है। फ्रिक्शन पढ़ लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलो इतनी बात क्लियर है। फिर से सुनो, आपका रिएक्टेंट इधर दिख रहा है, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट घट रहा है, इसलिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव का है, और स्लोप कुछ नहीं होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। जो स्पीड, हाँ अभी पॉजिटिव हो रही है, 2 मिनट पहले निगेटिव हो जाए फिर पॉजिटिव। तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर, बनाओ फटाक से, जल्दी करो, 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। हाँ घट रहा है। चाहे स्लोप पूछे, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन पूछे, अभी सब कुछ एक ही जैसा चल रहा है, सब एक ही है। 24 को टेस्ट है तुम लोग का, और इस बार अगर एक्सक्यूज दिए तुम लोग तब बताएंगे, फिर इतने महीने 1 महीने पहले ही बता दिया गया था। इस बार बहानेबाजी रहती तुम्हें पास। ठीक, इतना क्लियर हो गया। 2 मिनट में काम। बेटा तेरा बोल दो पानी दे दे, तुम बोल क्या हो, तो बोल क्या होगी। हो गया। ये फॉर्मूले स्लोप के लिए लोग कहीं तुम्हारे काम आएंगे। कभी कभी 60 डिग्री दे दिया, थीटा स्लोप पूछ लिया, तो tan थीटा, बस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, हाँ एक तो tan 45 हमने पढ़ा था अपनी जिंदगी में, √3 ओनली, √3, और tan 30 1/√3। हमने ऐसे यार, ये बहुत आसान है, 1/√3 30, 45 पे 1 और नीचे बस ऊपर आ गया √3, आसानी से। कुछ काम नहीं करते हो तुम लोग, केवल धोखा दे रहे हो अपने आप को भी और सबको धोखा दो। ठीक, इधर आओ, अगला ग्राफ, इधर टाइम, इधर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है, किसकी बात हो रही है, ये कंसंट्रेशन ऑफ। अभी बताया था शुरुआत में प्रोडक्ट क्या था, T बराबर कुछ तो रहा होगा, T बराबर T0 पे 0 था, प्रोडक्ट कितना था 0, तो स्टार्टिंग क्या होगी 0, और धीरे धीरे देखो मान लो यहाँ पे पहुंच गया P1, और फिर क्या पहुंचा P2, फिर क्या पहुंचा, आ जाओ P3, पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इधर देखो फिर से
बेटा प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो अब ऊपर बढ़ाएंगे, सही। पहले क्या था 0, फिर क्या हुआ P1, फिर क्या हुआ P3। अब 3 तक हम बना दे रहे हैं, उठा करके ग्राफ बढ़ा दो, क्या होगा? बढ़ेगा ना, सही कि नहीं? अब देखो इस जगह पे, देखो इधर इस जगह पे टाइम क्या हो जाएगा T1, इस जगह पे टाइम क्या हो जाएगा T2, इस जगह पे टाइम क्या हो जाएगा T3। जरा देखो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है, दिखा कि नहीं? बोलो। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है, सब कुछ तो सेम है, सब कुछ फिर वही सेम चीज है। अगर हमें निकालना है स्लोप तो क्या करेंगे? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। चेंज इन y एक्सिस क्या लिखा हुआ बेटा? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यही तो लिखा है। अपॉन नीचे चेंज इन टाइम, सही। ये बढ़ रहा है इसलिए स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा? आई बात समझ में? पॉजिटिव कब होगा? इधर 2 चीजें हमने बताई। स्लोप नेगेटिव कब होगा? रिएक्टेंट के केस में। और स्लोप पॉजिटिव कब होगा? इधर तुम खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। इतनी देर से हमने क्या पढ़ाया? खड़ी हो जाओ, बताओ जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ाया हमने, पूरा बताओ। आई विल नोटिसिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम पीरियड, दैट्स, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या पढ़ाया हमने, हम क्या पढ़ा रहे थे? हम क्या पढ़ा रहे थे? मुझे गुस्सा बहुत आती है इसलिए क्योंकि मैंने 1000 बार कहा तुम लड़कियां हो, किसी सेक्टर में अच्छी हो जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स पता नहीं किस बेसिस पे तुम्हें भेज करके यहाँ पढ़ाते हैं, और किस बॉयज के लिए भी वही रूल है, लेकिन बॉयज कहीं ना कहीं अपने मन के होते हैं, थोड़ा सा इसलिए नहीं बोलती मैं। लेकिन तुम्हें अपने आप को तो कदर करनी चाहिए कि तुम्हें इस जगह बिठाया जा रहा है, तुम्हें वैल्यू दी जा रही है। बताओ मुझे क्या पढ़ाया मैंने, बताओ जल्दी बताओ क्या बता रहे थे हम? तुम बताओ क्या बता रहे थे? ना? किसका ग्राफ? ये क्या लिखा है सामने? किसका ग्राफ है? जल्दी बताओ। हमें डांटने का मन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब तुम लोगों ने ऐसी हरकतें कभी कभी करते हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जल्दी बताओ बेटा किस चीज का ग्राफ? बोलो तो, तुम ग्राफ तो बोली सही, लेकिन बताओ क्या बताया हमने ग्राफ में? कुछ तो बताओ ना जो बता रहे थे। डरो नहीं, बोलो, हम डराने के नहीं, बस पूछ रहे हैं, बताओ। बोलो बिटिया रानी, डरो नहीं, बताओ। सिर्फ तुम्हारे ही फायदे के लिए मैंने खड़ा किया है, सिर्फ, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। बताओ हम क्या बता रहे थे देर से? हम तो ऐसे पागलों जैसे बकते जा रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं। उनकी नींद ही नहीं पूरी हुई है लग रहा है, घर में पता नहीं क्या करती हैं। अब बैठ जाओ, और अभी फिर तुमसे सुन रहे हैं हम, तुम बैठो बैठो, और इधर ध्यान रहे तुम्हारा जरा। हम ये बता रहे थे कि समय के अकॉर्डिंग देखो धीरे धीरे ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है ना। प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमें रेट निकालना है तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम रख देना है ना। और मैंने कहा स्लोप क्या होता है? चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि चेंज तो हमने निकाल लिया, अंतर, ठीक है। और ये स्लोप क्या है? बढ़ रहा है ना, इसलिए स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। इतनी बात हुई ना बेटा? थोड़ा सो के अपने दिमाग को फ्रेश करके बैठा करो क्लास में। नीट और डॉक्टर बनना अभी तुम लोगों को पता नहीं है। जब 19 सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है सेलेक्ट तो बहुत इजीली हो गए, लेकिन मेडिकल कॉलेज में हालत खराब हो जाती है। खाली कहने के लिए है कि आसान है। जब 19 सब्जेक्ट सोचो एक बार। और एक बात और बता दे, जिसके दिमाग में ये होगा ना हम डॉक्टर नहीं तो कुछ और बन लेंगे, आसान कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अब अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार है, यूजलेस। आप यहाँ बैठे हैं, आप यूजलेस हैं। आप काम करिए, और आप जिस जगह भी, अगर आप यहाँ नहीं कर पाए तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे, ये भी बात सही है। तुम्हें क्या लगता है इससे इजी कोई जॉब है? और अगर तुम साइंस स्ट्रीम से पढ़ी हो और साइंस अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही है और तुमको अचानक से उठा के हिस्ट्री दे दी जाए, नहीं पढ़ पाओगी, वो तो बिल्कुल पढ़ लेनी पड़ेगी। तो ऐसा यूजलेस वाली हरकतें मत करो, मेरा कहने का मतलब ये, पढ़ाई करो चुपचाप। कोई मतलब नहीं तुम लोग का पढ़ाई लिखाई से। चले आते हो, हम आते तब किताब कॉपी यहीं पलटी आती है, हमारा पढ़ाया यहीं बंद, हमारे सामने ही खुला। ये सब हम जानते हैं, ये सब कुछ जानते हैं, और यही कारण है तुम लोग का चेन ब्रेक होने का पढ़ाई का। और कोई कारण नहीं है, किसी टीचर की कोई गलती नहीं है इसमें।
चलो आज ही सुन लिए, चिल्ड्रंस डे था, आज ही काम हो गया, दे दिए हम एक डोज। इधर आ जाओ, अब हमें पढ़ना है एक, बस खाली शब्द ध्यान रखना। अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे उसी को हम बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सिंपल। हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का चेंज या फिर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का चेंज देखा टाइम के रिकॉर्डिंग, और क्या जो हमें मिला वो क्या कहला गई, एवरेज रेट। ठीक है, अब क्या है, मान लो हमने एक रिएक्शन ली, फिर से वही सेम कहानी, एक रिएक्शन ली, R से P बन रहा है, हमने देखा T बराबर 0 पे ये मान लेते हैं 10 ग्राम था, ग्राम में लेके चल रहे हैं, अभी किस में लेके चल रहे हैं, ग्राम में, तो ये 0 था, सही। अगला हमने सीधे क्या देखा, 5 मिनट बाद, कितने मिनट बाद देखा, 5 मिनट बाद, तो हमने देखा ये 5 ग्राम बचा और ये 5 ग्राम ये भी बन गया, सही। अब मुझे बताओ, हमने जब स्टडी किया तो हमने कितने टाइम पे देखा, 5 मिनट बाद ना, हमने स्टडी कब किया, 5 मिनट बाद। तो क्या अगर मैं कहूं कि 0.0001 मिनट पे ये रिएक्शन आगे बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी, क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान सुन लेना फिर से। हमने तो सीधे स्टडी की कितने मिनट बाद, 5 मिनट बाद। 0.0001 मिनट के बाद, जैसे 0 था ना, 0 से एक टाइम ऐसा भी तो आया होगा, 0.001 मिनट भी तो आया होगा, एग्जिस्ट तो करता ही होगा, हम स्टडी नहीं करते बस। तो ऐसे केस में कभी भी अगर हमें निकालने को आ जाए, क्या कभी भी आ जाए रेट निकालने को, तो रेट ऐसे ही निकाली जाती है। वहां पे बस एक शब्द होता है, लिमिट लगी होती है। क्या लगी होती है, लिमिट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो। लिमिट क्या लगाते हैं, जीरो। और साधारण भाषा में इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, और कुछ नहीं है। जो तुम फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़े हो, सही, वो पढ़ते थे ना, dx अपॉन dt। ये d तब लगता है जब क्या हो, बहुत छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहीं पे इसका यूज होता है सही डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब केमिस्ट्री में यही बात कहलाती है, केमिस्ट्री में यही रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है आपकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ बात समझ में आई कि नहीं, सुनो ध्यान से। अगर हम किसी रिएक्शन की क्षणिक समय की बात कर रहे हो, क्षणिक समझते हो ना, क्षणिक वो होता है जिसको हम जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, कोई टाइम पीरियड हम उसका डिसाइड, क्षण भर में कोई ऐसा कहते नहीं है, क्षण भर में प्राण निकल जाते हैं, इसका मतलब ये है कि वो टाइम डिसाइड नहीं है। तो जब कभी भी, अब वो क्षण ऐसा ही होता होगा कहीं ना, कि भाई 0.0001 सेकेंड, एक बार सोचो मरने में कितना टाइम लगता होगा, पता ही नहीं कब कोई मर जाए ना। तो वो जो टाइम है जिसका क्या है, डिसाइड नहीं है, ठीक है, उसके लिए जब हम रेट की बात करते हैं तो हम कौन सी रेट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें अगर फिजिक्स के फॉर्म में दिया है तो आप डिफरेंशिएशन करिए। क्या करिए, अवकलन और समाकलन, दो चीजें होती हैं। समाकलन होता है इंटीग्रेशन, जिसमें आप जोड़ते हो, और अवकलन होता है किसी को क्या करना, तोड़ना। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन, सही। आप सुनो, तुम्हारी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, उसमें उसने पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट बता दो। क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पहला ही एग्जांपल है शायद, एक बार एनसीईआरटी अपनी पलटिए अगर है तो, नहीं है तो मैं बताती हूँ, जरा ध्यान सुनना, बस जल्दी पलटिए एनसीईआरटी। ध्यान सुनो, वैसा ही क्वेश्चन मैंने बना दिया, इधर ध्यान सुनना। ये आपका दिया है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, ठीक है, ध्यान सुन लेना। ऐसे आपको 3-4 डाटा दिया है, उसमें पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट बता दो। क्या पूछा है, इंस्टेंटेनियस रेट बता दो। तो सुनो, आपको एक पॉइंट P दिया है, क्या दिया है, P पॉइंट पे उसने पूछा है कि रेट क्या होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछे स्पेसिफिकली कि P पॉइंट पे आपको बताना है रेट, तो अब ये बताओ, पहले इस ग्राफ को अगर हम देखें तो क्या P पॉइंट पे हमको आइडिया लग रहा है, P पॉइंट का तो टाइम भी नहीं दिया है,
पी पॉइंट का हमको टाइम नहीं दिया है। जब टाइम नहीं दिया तो रिएक्टेंट भी हमें नहीं, कंसंट्रेशन भी नहीं पता चलेगा। पता चल जाएगा ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है क्या, ये 2 और 1, और वो भी किसमें है, ये मोल पर लीटर में। किसमें है, मोल पर लीटर में। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इस पी पॉइंट पे क्या बोला हमने, इस पी पॉइंट पे हमसे पूछा है रेट। सिंपल, क्या पूछा है, रेट। तो ये ऐसे रेट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, जिसका टाइम आपको गिवन नहीं होगा। जैसे वो कहता 400 सेकेंड पे बता दो, क्या कहता, तो ये एवरेज होती, क्या होती, अभी उसने क्या बोला है, बस पी पॉइंट पे बता दो, ये हमें नहीं पता है। ठीक, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो ऐसे केस में हम किसका यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस का। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यहाँ 500 सेकेंड हुआ है, हम इस जगह पे ये नहीं कह सकते कि 500, जैसे यहाँ 400 दिख रहा है, यहाँ 600, तो हम कह देंगे 500 है, ऐसा गलत हो जाएगा। ये कोई भी स्लॉट हो सकता है, इसके बीच में किसी भी स्लॉट पे बात करेगा, तो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। और इसको निकालने का फॉर्मूला ध्यान सुन लेना, इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा देखना है, आपको हमेशा देखना है इस पॉइंट के बगल में कौन है और इस पॉइंट के बगल में कौन है, बस सबसे पास में कौन है। तो आप देखो राइट साइड में कौन सा सेकंड दिया है, 600 सेकेंड, और लेफ्ट साइड में कौन सा दिया है, 400 सेकेंड। यानी एक बात तो क्लियर है कि 600 माइनस 400, टाइम तो हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें इसी पॉइंट का डाटा देखना है। ये 600 पे कितना था, सॉरी 400 पे कितना था, ये दो था, और 600 पे कितना हो गया, 1 हो गया। सही, तो हमें पता है 1 माइनस 2, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस। भैया 600 सेकेंड पे ये रिएक्टेंट है ना, घट रहा है, ये घट रहा है ना, तो 600 पे कितना हो गया, 1 मोल पर लीटर, और 400 पे कितना था, 2 मोल पर लीटर। तो आपने क्या किया, 1 माइनस 2। अब ये जो रेट आई है, ये क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहलाएगी, मतलब एक बात क्लियर, एवरेज तो आराम से निकाल लोगे, कभी भी बोल दे तुमसे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस बोले, यहाँ पे इस केस में मान लो यही नहीं, मान लो कहीं और पूछ लेता, मान लो यहाँ पूछ लेता, तुमसे कहता इस पॉइंट पे बता दो, इस पॉइंट पे बता दो, इस पॉइंट पे बता दो, किसी भी पॉइंट पे पूछता, तुम्हारा फॉर्मूला फिक्स, उसके क्या देखना है आपको, दाएं और बाएं। बस आप किधर देखेंगे, राइट साइड और लेफ्ट साइड। आप चेक करिए वहां से कि क्या है आपका आंसर। ठीक, तो देखो इस पी पॉइंट के दाहिने साइड कितना टाइम है, 600 सेकेंड, और इधर कितना है 400, तो 600 माइनस 400 और 1 माइनस 2 कंसंट्रेशन। नहीं 600 पे 2 नहीं है, वो घटा हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये 2 लिख लो, ये 1 लिख लो। ठीक है, वो 4 पे ही है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में दिया है, डाटाबेस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा पहला ही दिया है, और अच्छा क्वेश्चन है वो, वरना मैं बताती नहीं। इतना क्लियर है, बोलो कोई डाउट हो तो बताओ इतने में। आ जाते हैं यूनिट पे, जल्दी करिए तब बताएं यूनिट। दो मिनट पहले रिवीजन करिएगा जितना हमने पढ़ाया है, 2 मिनट। दो मिनट रिवीजन करिएगा शुरुआत से, जितना हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स अभी तक। चलो इधर देखो, बात कर लेते हैं यूनिट की। किसी बात करें तो कभी भी रेट की यूनिट कुछ नहीं, तुम लोग को पता है
आपको पता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सही। कंसंट्रेशन की यूनिट आप हमेशा पढ़ते आते हो, ऑलमोस्ट मोल पर लीटर पढ़ते हो ना, और टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, सही, सॉरी सेकेंड, सही। आप इसको भी ऊपर ले जाइए तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स, वही बात है, पर सेकेंड, सही। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही होती है किसकी, रेट की। अभी रेट कांस्टेंट का बदलता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये रेट है अभी तक, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसमें पढ़ेंगे रेट कांस्टेंट वगैरह, ठीक। इतना करिए जल्दी से। रेट की यूनिट हमेशा क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत इतने में हो तो बताओ, आ जाओ, हेडिंग डालो, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन, मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनना। अगर कोई रिएक्शन हो रही है R से P, सही, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है वो रिलेट करती है रिएक्टेंट को किससे, रेट से। बस इतना ही बात ध्यान रखना है। रेट लॉ एक्सप्रेशन का मेन काम क्या है, रेट को यानी स्पीड को किससे कनेक्ट करना, रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट से नहीं। अब आपको प्रोडक्ट भूल जाना, यहां से आपको प्रोडक्ट को ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी गलती होती है, हम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट रख देंगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। आप सुनो क्या होता है एक्चुअली में, देखा ही गया, तुम खुद सोचो, अच्छा दिमाग से सोचो थोड़ा सा। अगर ये ज्यादा 100 है और ये 80 है, तो आपको पता है रिएक्शन जल्दी किसमें भागेगी, 100 वाले में, क्योंकि ज्यादा है ना। तुम्हारे पास भी अगर बहुत बर्डन वाला काम होगा, ज्यादा काम होगा, तो आप जल्दी जल्दी करोगे, और कम होगा तो धीरे धीरे करोगे। तो सेम इसके साथ भी यही कहानी है। देखा क्या गया कि जो रेट होती है, क्या बोला हमने, जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। यानी कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा उतना ही तेज रिएक्शन भागेगी, उतनी ही तेज रिएक्शन स्पीड अप होगी, सही। अब आपको पता है कभी भी आप जब हटाते हो ये साइन, तो एक लगता है कांस्टेंट, क्या लगता है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पे k है, और इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, तो यही है आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इस रिएक्टेंट की पावर कुछ हो सकती है, मान लो इस रिएक्टेंट की पावर x है, क्या है, जैसे मेरी बात ध्यान सुनना, इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे रिएक्टेंट की पावर कुछ होती है, और वो जो पावर है रिएक्टेंट की वो डिसाइड की जाती है बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंट करके। कभी भी आप थ्योरी से उसको फाइंड नहीं कर सकते, ध्यान सुनिएगा। और ये जो x है, ये x कहलाता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहलाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से सबसे पहली बात ध्यान सुनिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बताती है रिलेशन किसमें, रेट और रिएक्टेंट के बीच में। किसे किसे बीच में, देखा ये गया, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा रिएक्शन भी उसी स्पीड में भागेगी, ठीक है। हाँ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का कुछ पावर होता है, वो पावर हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, वो पावर हम बताएंगे बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो लैब में ही बता सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो ये जो रेट आपको दिख रही है ना, यही एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या क्या बता रहा है, रेट, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट, लिख लीजिएगा। आर तो आपको पता ही है, रिएक्टेंट का क्या है, कंसंट्रेशन। एक्स जो है आपका वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, चैप्टर बहुत इजी हमें लगता है, तुम लोग का पता नहीं है ना, ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। टफ है इसका कमेंट है कि क्या है, चैप्टर बहुत टफ नहीं है, मुझे तो यही लगता है कि एक ही दो फॉर्मूले आराम से हो जाता है। नहीं, बस एक दो फॉर्मूले, सब वही से आता है कनेक्ट होके, अभी देखना वो कनेक्ट होके आ जाएगा इधर। हाँ, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन। ठीक, सुनो क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे आती है डिफिनेशन, मेरी बात ध्यान सुना। इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, ध्यान से सुन लीजिएगा, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, यानी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट। अब जरूरी नहीं कि हमने आर लिखा तो आर ही हो सकता है, तुम्हारी किताब में ऐसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसलिए किताब की बात करती हूँ ताकि तुम्हें किताब भी पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो। A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो आपको पता है रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं के ए और बी। ए की पावर है मान लो कुछ ले लेते हैं, कुछ और स्मॉल ए, इसकी वैल्यू क्या लेते हैं स्मॉल बी, मान लो हम ले लेते हैं बस, सही। तो जो x आया है यहाँ पे वो होता है a प्लस बी। क्या होता है a प्लस बी। तो ध्यान से सुनो फिर से, रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या बोला हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जो पावर होता है उनका जो सम है, सम मतलब एडिशन करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या कहलाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज टोटली एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये क्या है, ये क्वेश्चन एक बार नीट ने पूछा है कि क्या आप रिएक्शन को देख करके ही बता देंगे कि कौन सा ऑर्डर है, नहीं बता सकते। कुछ लोग को ऐसे गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी ये हो जाती है, इधर देखो 2HI और बराबर H2 और I2, हमने क्या लिख दिया R बराबर KHI और देखते ही हमने क्या लिख दिया 2, ऐसे कह दिया रेट लिखो, बस बहुत लोग लिख देते हैं। इट्स देखो ये हो भी सकता है लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये हो। तुमने क्या किया, ये 2 देखा और यहाँ पे 2 लगा दिया, गलत आंसर, गलत। आप इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन, तब आप निकालेंगे। मैंने क्या कहा, जरूरी नहीं कि गलत हो, ये हो भी सकता है बट जरूरी नहीं कि तुम 2 लगा दो, ये 2 देख करके तो सही हो। कुछ बात समझ में आई। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करना, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, क्वेश्चन दिया अभी हम करवा देते हैं, उसी से आंसर आ जाएगा। ठीक, वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, उसी पे काम करना होता है। तो ये तो लिख लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ, पहले लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ concentration of reactant, concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression, in rate law expression is called order of reaction। लिखो, this is experimental value। क्या है ये, मैंने फिर कहा बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ऐसे कोई नहीं मार देगा वरना बहुत तेज पिटाई मेरे से हाथ से हो जाएगी। जब तक क्वेश्चन करने का सही तरीका ना पता हो तब तक अभी कोई ऑर्डर नहीं। अगली बात ये सुनिए, इधर ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, व्हाट यू वांट लिख लीजिए। ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लिखो ये बात, ये सारी बातें नीट में डायरेक्ट पूछी गई हैं। फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, जीरो भी, नेगेटिव भी लिख सकते हो, आता है कभी कभी। ठीक, आ जाओ, तुम्हारी एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन दिए इधर, फिर वही बहुत घटिया से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है जो तुम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत आसानी से आ जाते हैं। ए की पावर ऐसे दिया है, बी की पावर 2, ठीक, देख रही हो, पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा, देख के लगा कितना आसान है, 1 + 2 दैट इज 3 ना। ऐसे क्वेश्चन में तो कितना अच्छा लगे, कितनी अच्छी फीलिंग है, लेकिन ऐसे मिलते नहीं है। ऐसे मिलना क्या हो गया, अब अगर मिलेगा तो तीसरा पॉइंट पढ़ो, जीरो नेगेटिव, वो लिख के पूछेगा, वो तुमसे इस तरह नहीं, वो सबको पता कि ऐड कर देना आसान है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आती है कि ऐसे लगता है नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, जीरो हो, एग्जामिनेशन में और ब्लंडर हो जाता है पूरा मिक्स, पता नहीं नेगेटिव होगा कि नहीं, आता नेगेटिव निकला तो नहीं कभी, ये सब भी दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। इतने में कोई डाउट है? हम कल कराएंगे आप लोग को क्या क्वेश्चन जो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से आएगा, ये इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है
मैंने कहा तो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसी बेसिस पे 3 टाइप के रिएक्शन आप पढ़ेंगे अभी। जीरो फर्स्ट आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, सेकंड का कोई मतलब नहीं, आगे है तो बहुत सारी। एनसीईआरटी फर्स्ट सेकंड तक फॉलो करती है, बताया गया है सब, ठीक, इतने में कोई दिक्कत। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब तुम्हें बहुत आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देयर इज मैनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कितने टाइप निकाल सकती हो। पहली होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा? जिसका ऑर्डर क्या हो? जीरो। कभी पॉसिबल है ऐसा? बताओ, कभी सोच के देखो, जीरो ऑर्डर क्या पॉसिबल है? नहीं है तो पढ़ा तो है, रियल केस में बताओ। जीरो ऑर्डर का मतलब ये हो गया, इधर देखो, आर हमने लिखा और मान लो ए लिखा है, ए की भी पावर जीरो और बी की भी पावर जीरो, तभी तो क्या आएगा? जीरो आएगा, सही। अच्छा, किसी की पावर जीरो मतलब आर बराबर के, देखो जरा ध्यान से, अब ये नीट का क्वेश्चन होगा। क्या लिखा है? किसी की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? 1 होता है ना, ये 1 इंटू ये 1, 1 क्या हो गया? 1 ही आएगा। तो अल्टीमेटली रेट किसके बराबर है? रेट कांस्टेंट, और वो पहले से ही कांस्टेंट है। अभी यही सब सोचो, थोड़ा दिमाग से बैठो। नीट में रट्टाफिकेशन नहीं, दिमाग चाहिए, बस सिलेक्शन हो जाएगा तुरंत। थोड़ा फिजिक्स में चाहिए दिमाग ज्यादा। क्यों? क्योंकि तुम लोग भागते हो एक तो कैलकुलेशन से। कारण हम बता दे रहे हैं, कैलकुलेशन किसी तरह फॉर्मूला सीख के गए भी तो गलत जगह गलत अप्लाई हो जाता है, गलत टाइम पे गलत अप्लाई हो जाता है ना? ऐसा बहुत होता है, मुझे पता है, ये सब हम सब समझते हैं, तुम्हारी फीलिंग्स, भावनाओं की कदर करते हैं। इधर तो देखो, ये रेट ही क्या कह रही है कि रेट जो है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट के बराबर ना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक रिएक्शन है, लेकिन ये रिएक्शन इन रियलिटी मुझे नहीं लगता कहीं भी है, पता नहीं। होती है अभी बता रहे कहाँ होती है। अगला क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो जाएगा? क्यों? जिसका सम क्या आ जाए? 1 आ जाए। अगला सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, तुम पढ़ते रहो। तुम्हारी किताब में खाली और खाली सही से एक्सप्लेनेशन किसका किसका है? जीरो और फर्स्ट का, और वही पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और, सेकेंड थर्ड का सुनो, मैं बता रही हूँ, सेकेंड थर्ड का के की यूनिट पूछ सकता है, वो किसी की भी पूछ सकता है, वही पूछा, ये कुछ और नहीं पूछा होगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, वो किसी का भी क्या पूछ सकता है? रेट कांस्टेंट की यूनिट। क्या पूछेगा? तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बताते हैं उस तरीके से। आप आज रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना सीख लीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन आसानी से हो जाएगा, ठीक? क्योंकि कभी कभी हम ट्रिक सीख के जाते हैं, वो अप्लाई करना भूल जाते हैं, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल मैथ्स सीख के जाओ ना, सिंपल कहानी। देखो, आपको पता है के बराबर क्या हो जाएगा? रेट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? बताओ, रिएक्टेंट। सही भैया, यही तो होगा, बोलो। किसी को डाउट है इतने में? चलो, रेट की यूनिट तुमने पढ़ रखी, क्या होती है? मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यही तो पढ़ा है। अब आपको पता है, मान लेते हैं ये जीरो है, शुरुआत यहीं से करते हैं। कहां से करते हैं? जीरो का मतलब आर की पावर क्या हो जाएगा? आर की पावर जीरो ना, जीरो ऑर्डर यहां लिख दे रहे हैं, रुक जाओ पहले, फिर से कंफ्यूजन। ये बताओ, रेट बराबर क्या है? के आर की पावर जीरो, है कि नहीं? बताओ, जीरो का मतलब ही तभी तो ये जीरो ऑर्डर हुआ। और यहां से के बराबर क्या आ गया? रेट अपॉन जीरो, यही तो लिखा है, देखो इधर, सही। किसी की पावर जीरो मतलब 1, क्या आ गया? 1, यानी यूनिट क्या आ गई? सीधे मोल पर लीटर पर सेकेंड, आसानी से आ गया। ऐसे ही दूसरा निकालना हो तो यहाँ केवल एक काम करो, के जीरो लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो? केवल। इधर आ जाओ, रेट हमेशा यही रहेगा, क्या? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कुछ चीजें आसान है, उनको टफ मत करो, ठीक है? जैसे ट्रिक व्रिक सीखने में थोड़ा सा होता है टफ, अभी जाके देख लेना चाहे। आ जाओ यहाँ पे, रेट क्या है?
रेट, ये क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। आपको मैंने सिखाया मोल पर लीटर ही क्या होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। सॉरी ये 1 हो जाएगा, 1 ही तो होगा, बताओ। यहां से आओ चेक करते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और नीचे क्या आ जाएगा, मोल और लीटर इनवर्स। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बचा, सेकेंड इनवर्स। हजारों क्वेश्चन तो तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर से ये खाली यूनिट देके पूछे जाते हैं। हजारों क्वेश्चन तुम्हारे क्या होते हैं, ये सेकेंड इनवर्स दे देख के रेट कांस्टेंट में से देता है कि रेट कांस्टेंट आपका ये है, बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो क्या हो गई, सेकेंड इनवर्स किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। चलो सेकेंड ऑर्डर का निकाल के दिखाओ, चलो तुम लोग निकालो सेकेंड ऑर्डर का जल्दी से। आसान है, बहुत टफ मत बनाओ, जल्दी करो। मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, सही, हाँ आ गया। तो अब तुमने जितना भी पूछे उसको रख के काट लेना, वो ज्यादा आसान है। मुझे तो यही लगता है आगे तुम्हें उसमें एक दिया है कंसंट्रेशन की पावर n फॉर्मूला दिया है, बस वहीं बैठे n लगाते रहते हो तुम लोग, कुछ करवा नहीं पाते हो। ठीक, इतने में कोई डाउट। अब आता है क्वेश्चन की बारी। क्वेश्चन 99% कहां से बनते हैं, सेकेंड इनवर्स से। वो ऐसे कहता है कि रेट कांस्टेंट इतना है, ऐसे कहेगा क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट आपका 5 सेकेंड इनवर्स है, ठीक। तो तुमसे क्वेश्चन कहेगा कि बताओ कौन सा ऑर्डर है, दिख रहा है ना। तो ये 3 यूनिट भैया याद होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में 3 मेंशन है, और जो एनसीईआरटी में मेंशन वो नीट का तो वैसे ही काम है भाई, रटे रहो यूनिट। देखो सेकेंड कभी नहीं बदलेगा, सेकेंड हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा नीचे आता है। रेट में सेकेंड हमेशा कहाँ आता है, तो सेकेंड कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, और सब कुछ बदलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता रहता है, ठीक। इतने में कोई डाउट। 2 मिनट रिवीजन फास्ट, जितना पढ़ाया हमने। कुछ समझ आया, कुछ आया, हाँ तबीयत ठीक है तुम्हारी, हाँ